हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। द intermolecular forces of attraction, that is hydrogen bonding and van der Waals forces, exist among polar and non-polar species which affect melting point, boiling point, solubility and viscosity of covalent compounds। ठीक है, तो दिया है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं, तो ये क्या करते हैं, अ, कोई पोलर या फिर नॉन पोलर स्पीशीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इन फोर्सेस की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है या फिर विस्कोसिटी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स में इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इनकरेक्ट दिया हुआ है, वो हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है N3H लेस देन CH3N3, यानी कि CH3N3 जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट N3H से ज़्यादा है। तो क्या सच में यह है या नहीं है? लेट अस फाइंड इट आउट। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है? सो वी कैन राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, वो होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, या हम लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर बॉन्ड ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, यानी कि जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका भी रीज़न यही है कि कंपाउंड जितना बड़ा होगा, उसको बॉयल करने में जितना भारी कंपाउंड होगा, उसको बॉयल करने में उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि N3H और CH3N3 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो N3H जो है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ N3H इज़ मेड। ठीक है, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएँगे। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। ठीक है। तो अगर इसके नज़दीक कोई दूसरा N3H का कंपाउंड इस तरीके से आ जाए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में प्रेज़ेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये इधर भी नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है और इधर भी इसके नियर बाय एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरा कंपाउंड हमें गिवन था, वो है CH3N3। तो CH3N3 का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की जगह जो एलिमेंट अटैच है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, CH3। अब देखो, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड
नहीं है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्योंकि जो N3H है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है और दूसरे कंपाउंड में नहीं है, यानी N3H का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जबकि जो दूसरा कंपाउंड है CH3N3 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं और जो बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है वो हो सकते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि ज़्यादा वीक होते हैं। तो जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा यानी N3H का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है क्योंकि ये कहता है कि CH3N3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और हमें इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही चूज़ करना था, तो मेबी हमारा आंसर ये हो सकता है। लेकिन हम अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है that is Me2SO4 और H2SO4 तो दिया हुआ है कि H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है Me2SO4 से। तो इसको भी हम एक बार स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो इस तरीके से कुछ Me2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं। जबकि अगर हम देखें H2SO4 का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से H2SO4 में दोनों ऑक्सीजन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप की जगह, ठीक है? तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो सिमिलर ही कंडीशन है जैसा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में था। यहाँ पर भी जो H2SO4 है इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। अगर इस हाइड्रोजन के पास में कोई दूसरा ऑक्सीजन आ जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो Me2SO4 है इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, यानी यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसीलिए हम कह सकते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसीलिए H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जो कि बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है। Me2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट लेस और H2SO4 का ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं Me3BO3 और BOH3, ठीक है? तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है Me3BO3 और BOH3, ठीक है? अब इनके भी स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं। तो BOH3 जो है कुछ इस तरीके से BOH3 का स्ट्रक्चर होगा। जबकि अगर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर बी बी Me3BO3 का तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। हाइड्रोजन की जगह हमने इसमें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है। इसीलिए अगर इसके पास में दूसरा ऑक्सीजन आए जैसे कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कंडीशन बन सकती है क्योंकि हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन्स के बीच में प्रेज़ेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पॉसिबल है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, अगर इसी के साथ में कोई दूसरा इसी तरीके का कंपाउंड आ जाए, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन के बीच में अगर प्रेज़ेंट हो जाए, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है। तो क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि ये जो Me3BO3 है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा और BOH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। BOH3 का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं BF3 और BI3, ठीक है? तो ये हमारा चौथा ऑप्शन था BF3 और BI3। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान है क्योंकि BF3 और BI3 के बीच में हमें
इनका मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है और इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे दोनों के, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करेंगे और Bi3 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो Bi3 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, जबकि BF3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, ठीक है। और द रीजन इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, क्योंकि Bi3 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने कहा था मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो Bi3 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। Bi3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि BF3 का कम है, ठीक है। तो एक जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ था वो था ऑप्शन नंबर 1। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेसर होगा। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई होप you understood it well. Your answer will be option number A. Okay, all the best.